Hello everyone, कैसे हैं आप? I hope that you are safe and secure at your home. So you know that in our previous class we have discussed about the topic the aristocracy and the new middle class. So you know that we have seen that how the middle class emerged in Europe. Okay, so now in this topic we will discuss about the idea of liberalism, that what the liberalism stand for, कि लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। और लिबरलिज्म का जो मीनिंग है वो हम दो स्फीयर में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा रहेगा वो पॉलिटिकल स्फीयर रहेगा और सेकंड जो रहेगा वो हमारा इकोनॉमिक स्फीयर रहेगा। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है, क्योंकि जो लिबरलिज्म का जो आइडिया था वो जो नेशनल यूनिटी से स्टार्ट हुआ था वो 19th सेंचुरी में आके कहीं ना कहीं वो लिबरलिज्म के साथ में एसोसिएटेड हो जाता है। ठीक है, तो हम लिबरलिज्म का आइडिया पढ़ेंगे। पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म, देन आफ्टर वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल स्फीयर, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर। ओके, सो फर्स्टली वी विल ट्राई टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म। सो फर्स्टली देखिए आप, व्हाट डिड लिबरलिज्म नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, लिबरल जो नेशनलिज्म है वो किस तरह से किसके साथ में एसोसिएटेड है, इसका मीनिंग क्या है, लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है। तो देखिए लिबरल जो वर्ड है ना वो लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, और वो लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका मेन जो वर्ड है, रूट वर्ड है वो है लिब्रे, जिसका मतलब होता है फ्री। देखिए द टर्म लिबरलिज्म डेराइव्स फ्रॉम लैटिन रूट लिब्रे, जिसका मीनिंग क्या होता है, फ्री। ठीक है, जो हमारा लिबरलिज्म है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिस कौन से लैटिन वर्ड से, लिबर से, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री। ओके, सो न्यू मिडिल क्लासेस, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। देखिए लिबरलिज्म का जो मीनिंग है ना उसकी हम बात करें इंडिविजुअल के लिए, तो इंडिविजुअल के लिए लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था कि फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी टू ऑल बिफोर द लॉ, और सभी जो लोग हैं वो कानून के सामने बराबर होने चाहिए। क्योंकि लोग जो है यूरोप में क्या हो रहे थे, अपने आप को फ्री करना चाह रहे थे, किससे, मोनार्क रूल से। तो इंडिविजुअल के लिए लिबरलिज्म का मतलब मीनिंग क्या है, फ्रीडम होना चाहिए उनके लिए, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और सभी जो है वो इक्वलिटी टू ऑल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर हो। क्यों, क्योंकि जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट वो बना रखे थे, तो कुछ को तो स्पेशल प्रिविलेज दे रखे थे, कुछ को प्रिविलेज नहीं दे रखे थे। तो सबसे पहले जो उसका मीनिंग था वो यही निकल रहा था लिबरलिज्म का, कि सभी जो इंडिविजुअल लोग हैं वो फ्री होने चाहिए और कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। तो ये इसका मीनिंग है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या मीनिंग है, तो क्या मीनिंग है, लिबरलिज्म फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स एंड इक्वलिटी टू ऑल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो लिबरलिज्म का ये मीनिंग है। अब इसमें बता रहा है कि पॉलिटिकल अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो फिर ये आपको कंप्लीट 3 टॉपिक बनाने होंगे। क्या है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, लिबरलिज्म क्या करता है, इम्फेसाइज करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मतलब ये है कि लिबरलिज्म का मतलब ये है कि ये नहीं कि जैसे मोनार्क फिर उसका बेटा जो है वो मोनार्क बनेगा, ऐसा नहीं होता। लिबरलिज्म क्या कह रहा है, लिबरलिज्म कह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट बने वो बाय कंसेंट बने, मतलब लोगों से कंसेंट करने के बाद ही गवर्नमेंट बने। ये स्पेशली जो फोकस किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों का कंसेंट होता है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको पता ही है कि कैसी गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है ना, तो लोगों के कंसेंट से गवर्नमेंट बनी। और क्या, सी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज। देखो अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें
तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही जो लिबरलिज्म का जो आइडिया था वो इमर्ज हो चुका था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही क्या हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा था कि जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो ऑटोक्रेसी है, जो क्लेरिकल जो प्रिविलेज मिले हुए हैं लोगों को, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के को मिले हुए हैं, उनका क्या होना चाहिए, उनको अबोलिश कर देना चाहिए, उनका एंड हो जाना चाहिए। ऑटोक्रेसी जो मोनार्क रूल है वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो लिबरलिज्म का मतलब मीनिंग यही था क्या कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज विच वर गिवन टू द फर्स्ट और सेकंड स्टेट बाय बर्थ दैट शुड बी अबोलिश्ड, उनका खत्म हो जाना ही क्या है, लिबरलिज्म है। और क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू। इसको लिबरलिज्म का मेन आइडिया माना जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल स्फीयर, या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर लिबरलिज्म का मीनिंग जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा कि लिबरलिज्म फॉर द इंडिविजुअल, द फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल, या द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म इज दैट freedom for the individuals and equality to all before the law. If we discuss regarding the politically, that it emphasizes that the government should be the consent of the people, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के कंसेंट से बनी होनी चाहिए। देन आफ्टर वो ये कह रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा गवर्नमेंट जो होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ये तीनों जो मीनिंग है, तीनों जो टॉपिक हैं, ये लिबरलिज्म के लिए आते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है सिंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम यहाँ से ये टॉपिक लिखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, पहला टॉपिक हम ये वाला डालेंगे, ठीक है ना। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सेकंड टॉपिक हो जाएगा। थर्ड टॉपिक क्या हो जाएगा, थर्ड टॉपिक हो जाएगा कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर आप लिबरलिज्म के मीनिंग से क्या समझते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का आता है तब तो आप लिख देंगे फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी टू ऑल बिफोर द लॉ। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो फिर ये तीनों टॉपिक आप डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, ठीक है ना, तो 19th सेंचुरी के अंदर जो लिबरलिज्म का जो आइडिया जो इमर्ज हुआ था, ये इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी रखने के फेवर में था, ठीक है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सभी के पास होनी चाहिए, ये उसके फेवर में था, ठीक है ना। जबकि येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डज नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। देखो अभी लिबरलिज्म के मीनिंग में आप थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ें पढ़ेंगे। देखो अभी लिबरलिज्म का मीनिंग जो आपने पढ़ा था उसमें क्या कहा था, इक्वलिटी टू ऑल बिफोर द लॉ बोला था ना अभी। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि इक्वलिटी टू ऑल बिफोर द लॉ है, लेकिन उसके अंदर यूनिवर्सल सफरेज है ना वो इंक्लूड नहीं है। मीन्स यूनिवर्सल सफरेज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मीनिंग। इस मीनिंग से यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। आपने देखा था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर आपने देखा था कि कुछ लोगों को राइट टू वोट दिया गया था, लेकिन राइट टू वोट किनको दिया गया था, उन्हीं लोगों को दिया था जो प्रॉपर्टी ऑन मैन थे, मतलब जिनके पास पैसे थे, उन्हीं लोगों को राइट टू वोट दिया गया था। तो ये इक्वलिटी टू ऑल बिफोर द लॉ है, लेकिन यूनिवर्सल सफरेज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, इससे यूनिवर्सल सफरेज को बाहर रखा गया है, ठीक है ना। थ्रू द 19th and 20th century वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। क्योंकि इक्वलिटी बिफोर द लॉ सबके लिए था, लेकिन केवल प्रॉपर्टी मैन के लिए। जब इन लोगों को राइट टू वोट से बाहर निकाला गया, कौन से लोगों को, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और वुमेन को भी इससे बाहर निकाल दिया गया, तो फिर इन लोगों ने ऑर्गेनाइज करके अपने आप को, और फिर इन्होंने मूवमेंट लॉन्च की कि हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। वुमेन ने कहा हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। हालांकि वुमेन जो है उसको
जब जैकोबिन क्लब्स वगैरह बने थे तो वुमेन को राइट टू वोट देने के फेवर में बात की गई थी, है ना, और जो नॉन प्रॉपर्टी जो मैन थे उनको भी राइट टू वोट देने के फेवर में बात की गई थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए। नेपोलियन ने जब सिविल कोड 1804 लॉन्च किया था उसमें नेपोलियन ने भी इस चीज़ को एडवोकेट किया था कि भाई जो नॉन प्रॉपर्टी मैन है उनको राइट टू वोट दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपने पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर लिबरलिज्म का मीनिंग पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है, देखिए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। देखो लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है इकोनॉमिक स्फीयर में, फ्रीडम ऑफ द मार्केट्स। फ्रीडम ऑफ द मार्केट ये है कि मार्केट के अंदर अगर एक गुड्स को दूसरे जगह पे आप ले जाना चाहते हो, इफ यू मूव द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट मीन्स यू हैव सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन थे तो उन रिस्ट्रिक्शन को हटा देना, सो दैट the goods can move from one place to another place, or not only goods but capital also, that is the liberalism। भाई इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था, यही तो था कि ये जो गुड्स का जो मूवमेंट है ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से हो सके, कैपिटल का जो मूवमेंट है वो भी आसानी से हो सके, यही तो मीनिंग था किसका, लिबरलिज्म का। किस में, इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात कर रहे हैं। अब देखो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है ना, सॉरी देखो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। ये जो 19th सेंचुरी के अंदर जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी उसकी ये बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी। क्यों, क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स थे, तो उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी टैक्स इंपोज कर रही है इन टैक्स को रिमूव कर दिया जाए। क्यों, सो दैट देयर गुड्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ताकि उनका जो गुड्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से मूव कर सके। करेंसी जो है, कैपिटल है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर आसानी से मूव कर सके, ठीक है ना। तो इन लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। हालांकि नेपोलियन का जब रूल था, व्हेन नेपोलियन वाज द रूलर, दैट टाइम ही ट्राइड टू मेक ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 जर्मन स्टेट। उसने 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, किसका, जर्मन स्टेट्स का, ठीक है ना। ईच ऑफ दीज पजेस इट्स ऑन करेंसी, वेट्स एंड मेजर। देखो क्या था कि यूरोप के अंदर जो अलग अलग जो स्टेट थे उन स्टेट्स का अपना अलग अलग मेजरमेंट था, अलग अलग वेट का सिस्टम था, अलग अलग उनकी करेंसी थी। तो क्या है कि जब उनका एक वेट का यूनिफॉर्म जो वेट का सिस्टम हो जाएगा, मेजरमेंट का एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो जाएगा, उनकी करेंसी एक हो जाएगी, तो इस गुड्स को मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेजरमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो। देखो इसमें कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये पूरा यूरोप है, ठीक है ना। अब यूरोप के अंदर एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, एक ये है, एक ये, ऐसे दुनिया भर के स्टेट है, ठीक है ना। अब मान लो कोई इसकी अलग करेंसी है, इसका वेट और मेजरमेंट का अलग सिस्टम है, इसकी अलग करेंसी है, इसका अलग सिस्टम है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 1 kg है, तो 1 kg के अंदर यहाँ कितने, यहाँ 800 ग्राम मिलेंगे, ठीक है। यहाँ आओगे तो यहाँ 950 ग्राम मिलेंगे, यहाँ आओगे तो यहाँ 1100 ग्राम मिलेंगे, यहाँ आओगे तो यहाँ आपको 730 ग्राम मिलेंगे। मतलब है वही 1 किलो, यूनिट तो 1 किलो ही है, ठीक है ना, 1 kg है, लेकिन देखो ग्राम का अलग अलग सिस्टम हो गया ना। तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट के अंदर वो जो मेजरमेंट का जो यूनिट थी ना वो तो एक थी, लेकिन वो सिस्टम जो था वो अलग अलग था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे, देखिए अब यहाँ देखिए आप, अगर एक मर्चेंट, ये मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरम्बर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर। अगर 1833 के अंदर अगर कोई एक मर्चेंट हैम्बर्ग से न्यूरम्बर्ग जा रहा है तो उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ेगा, और हर एक कस्टम बैरियर को उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो क्यों, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट बने हुए थे, तो उनको एक करने का इनका इरादा था।
ठीक है ना, और उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अबाउट 5% टू ईच वन ऑफ देम, मतलब हर एक को 5% देते जाइए। तो जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके और लास्ट तक जब वो पहुँचेगा तो आप देखिए उसको कितनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ये भी उसके वेट पे डिपेंड करती थी कि वो जो गुड्स ले जा रहा है उसका वेट क्या है। तो देखो कितना ज़्यादा कस्टम उनको देना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बताएगा आपको एज ईच रीजन एज इज साउंड वेट। मैंने आपको बताया था कि हर एक रीजन का अपना वेट का और मेजरमेंट का अलग सिस्टम था। जो टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल वाद इले, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ रहे हैं तो इले क्या था, इले एक लेंथ को मेजरमेंट करने की यूनिट थी, ठीक है ना। तो मोस्टली जो क्लॉथ है ना उसको मेजरमेंट करने की यूनिट थी क्या, इले। अब देखो आप इले का एग्जांपल देखिए, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ, हर एक रीजन में इसकी डिफरेंट लेंथ थी। देखो एन इले टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर आप फ्रैंकफर्ट के अंदर इसको अगर आप परचेज कर रहे हो, किसको, कपड़े को, क्लॉथ को, तो वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर, और मतलब 54.7 सेंटीमीटर आपको क्लॉथ मिलेगा। यहाँ कर रहे हो तो 55.1 सेंटीमीटर आपको क्लॉथ मिलेगा। नवंबर के अंदर कर रहे हो तो 55 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है ना। और फेब्रुआरी के अंदर कर रहे हो तो आपको 53.6 मिलेगा। मतलब हर जगह है वही, मेजरमेंट करने की यूनिट वही है, लेकिन लेंथ में आपको फ़र्क मिलेगा। कहीं 54 मिलेगा, कहीं 55 मिलेगा, कहीं 66 मिलेगा। मतलब अलग अलग जगह पे आपको वो यूनिट अलग अलग मिलेगी। तो यूनिफॉर्म करने का इरादा था इसका, ठीक है ना। तो 1834 में इस तरह के चीज़ें जो थी उसको हटाने के लिए 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन बनाई जिसका नाम था जोल्वेरिन। ये प्रूसिया जो है उसने इनिशिएट किया था और उसने इस कस्टम यूनियन को बनाया था। अब ये जोल्वेरिन क्या की, ये जोल्वेरिन जो थी ये क्या थी, तो जोल्वेरिन वाज ए कस्टम यूनियन विच वाज फॉर्म्ड इन 1834 बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड इट रिड्यूस द टैरिफ बैरियर एंड करेंसी फ्रॉम 30 to 2। ये कस्टम बैरियर थी जिसने क्या किया था, जिसने जितने भी कस्टम थे उनको हटा दिया था, और जो करेंसी थी, जो पहले अलग अलग स्टेट की अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, तो 30 करेंसी हुआ करती थी किसी टाइम, और जब ये बना दी गई तो वो करेंसी 30 से रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है ना। ये प्रूसिया ने किया था इसको इनिशिएट, ठीक है। ये देखिए ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द जोल्वेरिन, जोल्वेरिन से आप क्या समझते हो, और व्हाट वाज द जोल्वेरिन, जोल्वेरिन क्या थी। तो क्या थी जोल्वेरिन, जोल्वेरिन वाज ए कस्टम यूनियन विच वाज फॉर्म्ड इन 1834 बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया। इट रिड्यूस्ड द टैरिफ बैरियर एंड कस्टम ड्यूटीज एंड करेंसी फ्रॉम 30 to 2। ये एक कस्टम यूनियन थी जिसको 1834 में प्रूसिया के इनिशिएट करने के बाद में बनाया गया था, और इसकी वजह से कस्टम बैरियर और कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो रिड्यूस हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, टैरिफ बैरियर ख़त्म हो गए थे, और करेंसी जो है वो 30 से 2 बन गई थी, ठीक है। तो ये कई बार ये जोल्वेरिन वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। इसके अलावा द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फॉर द स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हरासनिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। देखिए अब क्या हुआ, जब गुड्स का मूवमेंट होगा तो रेलवे का नेटवर्क बनेगा, जब रेलवे का नेटवर्क बना तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ इसने भी कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नेशनल जो सेंटीमेंट्स हैं उनको क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। A wave of economic strength, the wider nationalist sentiments growing at the time। ये जो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ हुई थी इसने भी कहीं ना कहीं जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं उस टाइम में उनको कहीं ना कहीं ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है। देखो इसको मैं रिकैप्चुलेशन करवा देता हूँ आपको। देखो लिबरलिज्म का मीनिंग पढ़ना है आपको, ठीक है। लिबरलिज्म का मीनिंग पॉलिटिकल स्फीयर में पढ़ना है, इकोनॉमिक स्फीयर में पढ़ना है। देन आफ्टर वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ द जोल्वेरिन, और ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाद में। ओके, थैंक यू।